गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है बच्चों, इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो चली यूनिट नंबर 3। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अभी तक इसके हम लोग ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं और कौन से नहीं आते, ये जानना बहुत जरूरी है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो आप देखिए जो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आपको जो सेल्स के अंदर मिलते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल्स हो, या साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट हो, या गोल्गी बॉडी हो, यस, ये सब के सब क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम ये बात करें तो इनमें से जो कुछ मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब इनका वर्क कोऑर्डिनेशंस जैसा ही होता है। जैसे सपोज दैट हम बात करें, जैसे कोई एक बंदा है बहुत तेजी से और रनिंग कर रहा है, तो रनिंग कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिससे उसके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाके प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जल्दी जल्दी एटीपी का फॉर्मेशन हो पाए। सेकेंड, बहुत तेजी से ब्लड उसका पंप होना चाहिए। इसका मतलब लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए, तभी वो प्रॉपर जो बंदा रनिंग कर रहा है उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी और वो दौड़ता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत वो सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स हैं पहले हमें इसे समझना होगा कि कौन कौन से हैं। तो ये क्या कह रही है डिफिनेशन, कि जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में भी अलग है और फंक्शन में भी अलग है। लेकिन आप देखिए कि इनमें से बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। अगर हम बात करें तो मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ये पार्ट हैं। जरा पेज को हम ऊपर करते हैं बच्चों, जिससे हमको और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाए। क्या कह रहा है, और सभी के सभी ऑर्गन कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इन सभी ऑर्गन्स के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे मैंने आपको लंग्स और हार्ट का एग्जांपल दिया। सेकंड्स क्या कह रहा है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, पहला आएगा बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड आएगा हमारा लाइसोसोम एंड फोर्थ आएगा वैक्यूल्स। तो ये जो 4 सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसका पार्ट नहीं होते हैं। वो कौन से जो नहीं होते, तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सेकंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और तीसरा पेराक्सीसोम नहीं होता। क्योंकि इन तीनों के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या लिखा हुआ है, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड है बच्चों, यहां से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। और अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो पहला ऑर्गन है, यस, कौन सा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जरा इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, यस, तो थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रॉपर यहां पर स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। क्या कह रहा है कि आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम तब समझ पाए जब प्रॉपर तरीके से आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझे। क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वहां पर एक नेटवर्क होगा, या हम बोलेंगे रेटिकुलम होगा, किसका, छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब
फैले रहते हैं और इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है। और आप देखिए यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर जो स्पेस है, न्यूक्लियस और ये जो प्रॉपर स्पेस है, इस स्पेस को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स के आधार पर इस साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। पहला ल्यूमिनस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ये अंदर वाला स्पेस है, यस। और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट है जो इसके बाहर है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है और दूसरा वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, यस। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड मिलेंगे। कहां पर? इसके आउटर सरफेस पे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स होते हैं इसके सरफेस में, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम उनकी सरफेस पे नहीं होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चों, तो ये मुख्यतः उन सेल में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जो सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और सिक्रीशन के लिए। क्योंकि आपको पता है राइबोसोम्स क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि आप बात करेंगे बच्चों, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट होता है लिपिड की सिंथेसिस का। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्यतः आपको लिपिड की सिंथेसिस देखने को मिलती है। एनिमल सेल्स में अगर हम बात करें तो जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर्स देख लें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया गया बच्चों। क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर्स देखो यहां पर प्रॉपर अगर आप देखेंगे, यस, तो देखो ये तो अंदर क्या है? ये तो अंदर न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद आप देखें यहां पर, तो ये बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं। और इसी के साथ प्रॉपर ये कंटिन्यू है, ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैसी है? रफ है। क्योंकि यहां पर क्या मिल रहे हैं? राइबोसोम मिल रहे हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड आपको मिल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर देखिए राइबोसोम्स नहीं है। और यस, ये जो दिख रहे हैं स्फीयर स्ट्रक्चर यही होते हैं राइबोसोम। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है। आप देखें ये जो न्यूक्लियस का जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये एक्सटेंशन है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की। और वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमारा कौन सा है? वो है हमारा गोल्गी अपैरेटस। अगर हम गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात करें बच्चों, तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है? देखो यहां पर गोल्गी अपैरेटस प्रॉपर दिया गया है। और गोल्गी अपैरेटस की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो सिस्टर्नी है। चलिए, तो अगर हम बात करें गोल्गी अपैरेटस की, तो सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस को जो डिस्कवर्ड किया था वो क्या था? कैमेलियो गाल्जी ने। यस, और इनको प्रॉपर इन्होंने स्टैंड किया था, डेंसली स्टैंड हो जाते हैं। यस, और ये भी एक तरीके का रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। बाद में इस स्ट्रक्चर्स को गाल्जी बॉडी कहा गया, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? कैमेलियो गाल्जी ने 1898 में। उन्होंने बताया कि ये जो गोल्गी अपैरेटस होता है बच्चों, ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं और इन्हीं सैक्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। यस, और इनका जो साइज होता है, अगर हम साइज की बात करें, यस, तो 0.5 माइक्रोन मीटर से 1 माइक्रोमीटर इसका होता है डायमीटर। 1 माइक्रोन मीटर होता है इसका डायामीटर होता है। अगर हम बात करें इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, तो आप देखेंगे ये सिस्टर्नी किस तरीके से एक दूसरे से पैरेलल स्टैक्ड के फॉर्म पे आपको दिख रही है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो
स्ट्रक्चर है इसमें स्टैक्ड पैरेलल होते हैं सिस्टर्नी एक दूसरे के, और इनकी जो संख्या होती है वो वैरीड करती है, मतलब ये कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो सकते हैं। यस, और किस पे प्रेजेंट होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये सिस्टर्नी। जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। तो जो सिस वाला फेस है वो होता है न्यूक्लियस की तरफ, और जो हमारा सेकेंड इसका फेस होता है बच्चों, अगर हम बात करें, ये बनाएंगे फॉर्मिंग फेस, और ये होता है बच्चों कंकेव, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, और या हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसको मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं इसको? मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। जैसे सपोज दैट ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो गोल्जी बॉडी का एक फेस तो ये वाला होगा। यस, ये कई सिस्टर्नी है, तो ये बाहर वाला इसको बोलते हैं ट्रांस मैच्योरिंग फेस, और ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस की तरफ इसको बोलते हैं सिस फेस। तो ये चीज आपको प्रॉपर समझना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि जो गोल्जी apparatus है, अगर हम प्रिंसिपली बात करें तो ये परफॉर्म करता है कौन सा फंक्शन? ये पैकेजिंग करता है, मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है, जो कि डिलीवर्ड होती है आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, और इनको या तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही रह जाती हैं या सेल के बाहर ये सिक्रीट करती है मटेरियल्स को, जो ये पैकिंग करती हैं अपने अंतर्गत। मटेरियल जो पैक्ड होता है बच्चों वो वेसिकल के फॉर्म में होता है। वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज करती है इसके सिस फेस से गोल्जी apparatus के, और मूव बढ़ जाती है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस की तरफ। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि ये मान लीजिए गोल्जी apparatus है, यस, ये सिस्टर्नी है, यस, और ये इसका ट्रांस फेस है, ये इसका सिस फेस है। तो यहां से वेसिकल इस तरीके से यहां पर अटैच होंगी, फिर धीरे धीरे ट्रांस फेस की ओर मूव करती रहेंगी, अर्थात ये कहां पर मैच्योरिंग फेस की तरफ ये मूव करती हैं। यस, क्या कह रहा है? तो ये एक्सप्लेन करता है व्हाई द गोल्जी apparatus remains in क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसीलिए ये गोल्जी apparatus आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत नजदीक आपको मिलेंगे, बहुत नजदीक एसोसिएटेड रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, आपको पता है बहुत जो प्रोटीन राइबोसोम्स में सिंथेसाइज्ड होती हैं, राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं, कहां पर? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फिर ये मॉडिफाइड जो होती हैं वो कहां पर होती हैं? इसी गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में, यस, गोल्जी apparatus के, और बिफोर रिलीज होने के पहले, यस, मतलब ट्रांस फेज से रिलीज होती है, सिस फेज से एंट्री करती है। तो प्रॉपरली जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो इसी गोल्जी apparatus के अंदर सिस्टर्नी में होता है। क्या कह रहा है कि जो गोल्जी apparatus होता है वो इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट साइट होती है इसके बनने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग ने यहां पर जो स्ट्रक्चर्स देखा वो था हमारा गोल्जी apparatus। चलिए, गोल्जी apparatus का प्रॉपर अगर आप यहां पर फिगर देखें बच्चों, जो ये दिया गया है, आप देखिए यहां पर ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, यस, ये सिस्टर्नी है, जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैक फॉर्म में है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये वाला अगर यहां पर न्यूक्लियस है तो ये फेज हो जाएगा सिस, और जो बाहर निकलेगा ये हो जाएगा ट्रांस फेज। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की, जिसको हम लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बच्चों लाइसोसोम्स के बारे में, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये भी लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहां से बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus की पैकेजिंग के द्वारा ये लाइसोसोम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। यदि सेल्स के अंदर आप देखें
कोई अगर लाइसोसोम है तो उसके अंदर सभी तरीके के आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे। यस, जैसे लाइपेजेस एंजाइम लिपिड्स को पचाने में वर्क करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को पचाने में वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेजेस ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में वर्क करते हैं। तो सारे हाइड्रोलाइजेस एंजाइम आपको इस लाइसोसोम्स के अंदर मिल जाएंगे। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और जो एसिडिक पीएच पर ये सबसे ज्यादा बच्चों एक्टिव रहते हैं ये सारे एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं ये कैपेबल होते हैं, डाइजेस्टिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेजेस। प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीएजेस। लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? लाइपेजेस। और न्यूक्लिक एसिड्स को भी ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन से होते हैं? न्यूक्लियेजेस। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? वैक्यूल्स की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें बच्चों तो वैक्यूल क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसके अंदर आपको ये कहां देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में आपको वैक्यूल देखने को मिलती है। और मुख्यतः कहां पर? प्लांट सेल में। वहां पर एक बड़ी सी सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बच्चों तो इसके अंदर भी, इस वैक्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल उसको हम सैप बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते सेल के लिए। वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसका जो मेम्ब्रेन है बच्चों, जैसे सपोज दैट ये वैक्यूल है तो इसकी जो वैक्यूल की इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल लगभग सेल के अंदर 90% जगह को अकेले घेर लेता है। 90% जगह ये प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स के द्वारा ही घिरी रहती है। प्लांट्स में आप देखो तो ये जो टोनोप्लास्ट है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है जो एनवेलप करती, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट को of a number of ions and other materials against concentration gradients। मतलब against concentration gradients यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब अगर यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है तो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, hence their concentration is significantly higher in the vacuoles than in the cytoplasm। तो याद रखिएगा, सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर अगर ये वैक्यूल है तो इसके अंदर का अगर हम देखें क्या चीज, कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर हायर रहेगा इन कंपेयर ऑफ साइटोप्लाज्म के। यस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। अमीबा के केस में देखें तो वहां पर आपको एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए। यस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के केस में देखने को मिलती है और एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे सेल्स जैसे प्रोटिस्ट में आप देखें तो यहां पर आपको फूड वैक्यूल्स मिलेगी। ये किसके द्वारा बनती है? जब फूड पार्टिकल्स का सेल्स के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है तो क्या बन जाती है? फूड वैक्यूल बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे वैक्यूल्स के बारे में। अब हम आते हैं फाइनल, आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यही वो सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यस बच्चों, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जनरल अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है किसी सेल्स के अंदर वो वेरिएबल होती है, मतलब अलग अलग होती है। तो वहीं पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा मिलेगी उस सेल के अंदर जो सेल्स फिजियोलॉजिकल ज्यादा एक्टिविटी रखते हैं, अर्थात जिन सेल्स को एटीपी ज्यादा चाहिए वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उन सेल में ज्यादा मिलेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन टर्म्स ऑफ शेप, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज की बात करें तो वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया किस पर्टिकुलर
सेल के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली अगर हम बात करें कि इसका जो सैशेट शेप है या सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिलता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोन मीटर तक एवरेज माना गया है। यस, और एवरेज है 0.5 माइक्रोन मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 से 4 माइक्रोन मीटर तक, 1 से 4.1 माइक्रोन मीटर तक है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होता है, और इसके बीच में जो स्पेस होता है बच्चों, यस, तो यहां पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपको देखने को मिलता है। चलो जरा पहले इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने बताया 2 इनवेलप इसमें होते हैं, तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये नीचे वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बच्चों स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये देखो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए अब ये स्ट्रक्चर्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है जरा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक आउटर मेम्ब्रेन और आपको इनर मेम्ब्रेन मिलेगी, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, अर्थात आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। तो यहां पर आपको एक आउटर कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है और एक इनर कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। कह रहा है जो इनर कंपार्टमेंट है वो फिल्ड होता है, इसमें डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सपोज दैट ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, या ये कैसी हो जाती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जो इसके अंदर जो एक्वस भरा होता है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है, एक होमोजेनस आपको डेंस आपको यहां पर फ्लूइड देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें बच्चों, क्या कह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये कौन सी, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये बनाती है कंटीन्यूअस होती है और बाउंड्री को लिमिटिंग करती है। देखो ये बिल्कुल कंटीन्यूअस है, यस, ऑर्गेनेल्स की। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, ये नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाती है, और इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये फोल्डिंग बना रही है ना इनर मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ। कह रहा है जो क्रिस्टी है वो क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। भाई जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी उतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं वो अपना ओन स्पेसिफिक एंजाइम इसमें एसोसिएटेड होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यस, मेन साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में, इस फॉर्म को बोलते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Hence they are called, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, अर्थात सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करने वाला सेल ऑर्गेनल्स, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसमें आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। यस, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए मिल रहा है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलेगा। If few RNA मॉलिक्यूल्स, तो आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल रहा है और कुछ आपको आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका टाइप क्या होता है बच्चों, 70S। जी याद रखने वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो आपके कैसे हैं, वो आपके प्रोकैरियोट्स टाइप के हैं। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, एटीएस टाइप के।
और जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपको पता है राइबोसोम्स किसके लिए जरूरी है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, जिस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल फिशन के द्वारा डिवाइड होती है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी फिशन के द्वारा ही बच्चों डिवाइड होती है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड्स की। अगर प्लास्टिड्स की बात करें बच्चों, तो ये प्लास्टिड्स आपको कहां मिलते हैं? ये आपको प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं, और इन्हीं प्लास्टिड्स की वजह से जो आप प्लांट का कलर देखते हैं वो इन्हीं प्लास्टिड की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कहां मिलेंगे? प्लांट सेल्स के अंदर मिलेंगे, यस। और कहां मिलेंगे? यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे। एक्चुअली दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब बहुत आसानी से जो माइक्रोस्कोप के द्वारा आप इसको इजिली ऑब्जर्व इसलिए कर पाएंगे क्योंकि इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक, इन प्लास्टिड के अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, और यही पिगमेंट्स स्पेसिफिक कलर देते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के पार्ट को, चाहे लीफ की बात हो, स्टेम की बात हो, इसकी वजह से प्रॉपर कलर आता है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, कि किस तरीके का पिगमेंट किस प्लास्टिड में उपस्थित है, उसके आधार पर प्लास्टिड्स को हम मुख्यतः 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं वो कलर के बेस पे हम लोग ने 3 तरीके के प्लास्टिड्स देखे। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड आया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो बच्चों इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका काम क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को बच्चों ट्रैप करते हैं, और ये एनर्जी का ट्रैप करना इसलिए जरूरी है फोटॉन को, क्योंकि इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। जैंथोफिल और दूसरे पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कहां पर? क्रोमोप्लास्ट में। तो अगर कोई पूछे क्रोमोप्लास्ट में बच्चों क्या क्या होता है, तो यहां पर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है जैसे कैरोटीन, और दूसरा जैंथोफिल है जिसको येलो कलर इंपार्ट करता है, जो प्रेजेंट होता है कहां पर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे येलो कलर है आपका, ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर है, वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे आप देखते हैं कि टमाटर जब लाल होता है, यस, तो पहले टमाटर कैसा होता है? हरा होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इंटर कन्वर्जन भी करते हैं। ओके बच्चों, इस चीज को भी आपको समझना होगा। जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो तीसरे तरीके का क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, सॉरी, जो तीसरे तरीके का प्लास्टिड्स है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर उपस्थित नहीं होता। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और इनके शेप और साइज भी बच्चों अलग अलग होते हैं, यस, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है इनका, एक है एमाइलोप्लास्ट और दूसरा है इलायोप्लास्ट। अगर हम एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो एमाइलोप्लास्ट क्या है? जस्ट टाइप है किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। तो एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है बच्चों क्या? कार्बोहाइड्रेट, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, जैसे पोटैटो का केस आप देख लीजिए। जबकि इलायोप्लास्ट जो होते हैं बच्चों, इसमें ऑयल्स और फैट्स स्टोर्स होते हैं। जैसे क्या कह रहा है? whereas the aleuroplast store protein। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? स्टोर क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं। किसको स्टोर कर रहे हैं? प्रोटीन्स को। चलिए अब क्या कह रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बच्चों बात करें, जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, यस, ये मुख्यतः आपको मीसोफिल सेल्स में देखने को ज्यादा मिलते हैं। और मीसोफिल सेल्स कहां पर होते हैं? लीव्स में होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये लेंस शेप्ड होता है, यस। अगर हम बात करें ओवल स्फेरिकल डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक आपको ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, जो वेरिएबल लेंथ के होंगे, 5 से 10 माइक्रोन मीटर होंगे, और इसकी विड्थ जो होती है 2 से 4 माइक्रोन मीटर होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो वेरीज करती है
1 पर सेल से लेके, जैसे आपको एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा क्लेमाइडोमोनास के केस में, तो ग्रीन एल्गी में इसकी संख्या 20 से 40 आपको ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं मीसोफिल सेल के अंदर। ओके बच्चों, चलिए तो यहां पर अगर हम सेक्शनल व्यू देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो आपको स्ट्रक्चर और बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, देखो यहां पर सबसे पहले देखिए सेक्शनल व्यू है क्लोरोप्लास्ट का बच्चों, और यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर्स प्रॉपर देखेंगे तो ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है, यस, और ये है ग्रेनम आप देख रहे हैं, ये है थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स की पूरी एक घेरी लगी हुई है, और ये जो दो इसको घेर रहे हैं, इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और आपको पता है यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इसके अंदर जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है, जो इस थाइलाकॉइड्स के अंदर भरा होता है बच्चों, यही सनलाइट की जो एनर्जी है फोटॉन को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होती है। और आपको पता है मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल की संख्या ज्यादा होती है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्स दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में, और सेक्शनल व्यू दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का। चलिए और क्या क्या कह रहा है एनसीईआरटी इसके बारे में, जरा इसको देख लेते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। अगर हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मुख्यतः ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स है उसके अंदर मुख्यतः आपको ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है कैसे होते हैं बच्चों, ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, और कभी कभी तो आपको रिबन लाइक भी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो लेंथ है वो भी वेरिएबल है, 5 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक है, और इसकी विड्थ जो है 2 से 4 माइक्रोन मीटर है। इनकी जो संख्या है वेरीज होती है, कहीं कहीं पर एक सेल में आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, और कहीं कहीं पर इसकी संख्या 20 से 40 हो सकती है। कहां पर, अगर आप ग्रीन एल्गा से बात करें, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है, अगर आप बात करें 20 से 40% मिलेगी कहां पर, मीसोफिल सेल के अंदर। इस चीज को आपको देखना है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखें तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट में भी यहां पर आप ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी है, यस। इसमें भी आपको इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन मिलेगी, यस, जो कि रिलेटिवली लेस परमेबल है, और एक आपको मिलेगी, आपको एक तो इनर मेम्ब्रेन ये हमने अभी देखा, और एक थी आउटर वाली मेम्ब्रेन, जरा इसको समझ लेते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल है, जो स्पेस लिमिटेड होता है बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द, और जिसके अंदर ये जो अंदर भरा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, ये है स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। अगर आप देखें तो ये सिंगल आपको एक थाइलाकॉइड्स मिल रही है, और यही थाइलाकॉइड्स मिलकर पूरा एक स्टैक्स बनाती है, यस, प्रेजेंट होते हैं द स्ट्रोमा में। ये जो थाइलाकॉइड्स है वो अरेंज होते हैं घेरी के रूप में, यस, लाइक द पाइल्स ऑफ द क्वाइंस कार्ड, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेना, तो सिंगुलर इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और इंटरग्रेनुलर थाइलाकॉइड्स आपको देखने को मिलती है, यस, देखिए दो ग्रेनल को आपस में जोड़ रही है। इसके अलावा यहां पर आपको फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दो घेरी को या दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। जो मेम्ब्रेन है बच्चों थाइलाकॉइड्स का, इसी के अंदर स्पेस होता है और इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और जो स्ट्रोमा होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपको एंजाइम्स मिलेंगे, और ये वही एंजाइम्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो कहां मिलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको मिल रहा है, मॉलिक्यूल्स मिल रहा है और राइबोसोम्स मिल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के केस में।
तो ये क्या कर रहा है, इसमें जो इसका जो डीएनए बच्चों कैसा है, ये डबल स्टैंडर्ड है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो आपको देखने को मिलता है वो थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है। ये जो थाइलाकॉइड्स है बच्चों, यहीं पर इसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल। The ribosomes of the chloroplast are smaller, मतलब ये भी प्रोकैरियोटिक टाइप्स होते हैं, मतलब 70s टाइप होते हैं, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जबकि साइटोप्लाज्म में कैसा राइबोसोम होता है, 80s। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप्स होते हैं 70s, और जो साइटोप्लाज्म में मिलेगा वो 80s मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने फाइनल देखा क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर बच्चों स्ट्रक्चर्स को। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की, जो कि फैक्ट्री होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर आप देखें बच्चों राइबोसोम्स के बारे में, तो आप देखिए राइबोसोम दो सब यूनिट्स का बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, और ये दोनों सब यूनिट जब मिल जाती हैं तो प्रॉपर एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, दोनों यूनाइट कर जाएंगे, ये प्रॉपर राइबोसोम बन गया। आप सिंपल से सोचिए, अगर ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो ये कैसा होगा, ये 80s होगा। तो जो बड़ी वाली यूनिट हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60s, और ये हो जाएगी 40s, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 80s राइबोसोम। चलिए क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। कहता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और पहली बार ऑब्जर्व हुए थे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए एज ये डेंस पार्टिकल्स थे। और किसने देखा इसको सबसे पहले, जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। ये किसके बने होते हैं बच्चों, ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। कई बार पूछा गया है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो 80s टाइप होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में आपको दो सब यूनिट्स मिलेगी, एक लार्जर मिलेगी और एक स्मॉलर सब यूनिट्स मिलेगी। अगर दो सब यूनिट्स हम 80s राइबोसोम्स की बात करें तो लार्जर वाली होती है 60s और स्मॉलर होती है 40s। जबकि अगर हम 70s टाइप के राइबोसोम्स की बात करें तो यहां पर लार्जर यूनिट होगी 50s और स्मॉलर यूनिट होगी 30s। यहां पर जो एस जो है, एस कर रहा है सेडबर्ग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो 70s लिखते हैं ना, तो एस होता है सेडबर्ग यूनिट। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इसके द्वारा हम मेजर करते हैं, चाहे हम 70s की बात करें या 80s राइबोसोम्स की बात करें। यस, और ये दोनों दो सब यूनिट्स के मिलके बनी होती है, 70s 50s 30s की बनी होगी और 80s 60s और 40s की बनी होगी। ओके बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हम लोग ने राइबोसोम तक यहाँ पर प्रॉपर क्लियर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, साइटोस्केलेटन के लिए।